प्रेजेंटिंग 17 अगेन। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक 37 साल का आदमी दोबारा से 17 साल का लड़का बन जाता है। ये कहानी शुरू होती है 1989 से, जहां पर 17 साल का एक लड़का जिसका नाम माइक ओडोनेल है, ये अपने स्कूल का स्टार बास्केटबॉल प्लेयर है और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है जो कि स्कॉलरशिप मैच है और ये मैच इसकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। पूरी टीम इस मैच की तैयारी कर रही होती है और जब ये मैच शुरू होता है तभी वहां पर माइक की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम स्कारलेट है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। स्कारलेट इस बात से परेशान होती है। तभी मैच शुरू हो जाता है और माइक अपना मैच खेलने चला जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान स्कारलेट की तरफ होता है और जब स्कारलेट वहां से जाती है तो माइक गेम को छोड़कर उसके पीछे पीछे जाता है। स्कारलेट माइक को बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये मैच तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक कहता है कि बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। और इसके बाद वो स्कूल, बास्केटबॉल सब छोड़ देता है। वो वही करता है जो इनके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि 20 साल बीत चुके हैं और माइक आज 37 साल का हो चुका है। उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि वो अपने दोस्त नेड गोल्ड के साथ रहता है जो कि बहुत ही अमीर है, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी पत्नी स्कारलेट ने उसके खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर दिया है। माइक और स्कारलेट के 2 बच्चे भी हैं। बेटी का नाम होता है मैगी और उसके बेटे का नाम है एलेक्स। अब माइक जिस कंपनी में जॉब करता है, यहाँ पर वो 16 सालों से काम कर रहा है और आज इस कंपनी में एक मीटिंग होती है जिसमें इनमें से किसी को प्रमोशन मिलेगा और इस प्रमोशन का हकदार सिर्फ और सिर्फ माइक होता है। माइक को पूरा कॉन्फिडेंस है कि प्रमोशन उसे मिलेगा। दरअसल यहाँ पर आज रीजनल सेल्स मैनेजर की अनाउंसमेंट होगी और जब ये अनाउंसमेंट होती है तो माइक का नाम नहीं लिया जाता बल्कि एक लड़की का नाम लिया जाता है जो अभी 2 महीनों से इस कंपनी में जॉब कर रही है। ये सुनने के बाद माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉस से लड़कर इस जॉब को छोड़कर चला जाता है। माइक बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। वो अपने स्कूल जाता है जहां कभी वो पढ़ा करता था। इसी स्कूल में उसकी 17 साल की बेटी मैगी और 16 साल का बेटा एलेक्स पढ़ते हैं। और जब माइक उस बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है जहां कभी वो प्रैक्टिस किया करता था तो उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। इसके बाद वो कॉरिडोर में जाता है और वहां पर एक फोटो लगी होती है और उस फोटो में सेंटर में माइक बैठा होता है क्योंकि माइक हाई स्कूल में सबसे अच्छा प्लेयर था, वो स्टार प्लेयर था, लेकिन उसने स्कारलेट के लिए, अपने परिवार के लिए बास्केटबॉल अपना करियर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में एक नई राह पकड़ी। तभी वहां पर एक जेनिटर यानी कि सफाई कर्मचारी आता है जो कि एज में काफी ज्यादा होता है। वो उसे कहता है माइक ओडोनेल। माइक कहता है क्या मैं आपको जानता हूँ? वो कहता है नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, हाई स्कूल स्टार बास्केटबॉल प्लेयर। लगता है कि आप अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि माइक अपनी उस फोटो को जो वहां पर लगी होती है, जो कि उस वक्त की होती है जब वो 17 साल का था, बड़े ध्यान से सोचते हुए देख रहा होता है। माइक कहता है कि हाँ, मैं अपने पास्ट में जीना चाहता हूँ, उस वक्त सब कुछ अच्छा था। बूढ़ा आदमी कहता है क्या आप श्योर हैं कि आप अपने पास्ट में दोबारा से जाना चाहते हैं, दोबारा जीना चाहते हैं? माइक कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तभी वहां पर माइक की बेटी आ जाती है जिसका नाम मैगी है। माइक अपनी बेटी मैगी और अपने बेटे एलेक्स के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। कभी ये रेस्टोरेंट मैगी का फेवरेट रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन आज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और साथ ही साथ इन दोनों का अपने डैड माइक से कोई भी गहरा कनेक्शन नहीं होता। माइक इन्हें काफी बातें समझाने की, बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये माइक की बातों पर ध्यान भी नहीं देते। इसके बाद माइक अपने बच्चों को घर पर छोड़ने जाता है जहाँ पर उसकी अपनी पत्नी स्कारलेट से मुलाकात होती है। वो पीछे यार्ड में कुछ कटाई कर रही होती है। माइक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें हैं। इन दोनों का अभी डाइवोर्स नहीं हुआ। स्कारलेट को माइक से बहुत सारी शिकायतें होती है, इसी तरह से माइक को भी स्कारलेट से बहुत सारी शिकायतें हैं। माइक कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं था। स्कारलेट कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा था। माइक कहता है फिर भी मैंने की। स्कारलेट को इस बात से दुख होता है और वो कहती है कि हम दोबारा कभी एक साथ रहने वाले नहीं हैं। तभी वहां पर स्कारलेट की दोस्त आ जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। माइक भी यहाँ से ड्राइव करता हुआ निकल जाता है। माइक पूरी तरह से परेशान है
क्योंकि उसका जॉब छूट गया, उसका घर टूट गया, उसके पास जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे खुशियां दे। माइक ड्राइव कर रहा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है और तभी वो ब्रिज के ऊपर एक आदमी को खड़ा देखता है। ये वही आदमी होता है जो सुबह उसे मिला था, यानी कि वो सफाई कर्मचारी जिसने उसे पीछे से माइक ओडोनिल कहा था और जिसने पहचाना था कि ये हाई स्कूल के वक्त का एक चैंपियन है। माइक गाड़ी से बाहर उतरकर उसे दीवार से नीचे उतरने के लिए कहता है और तभी उसके सामने से एक गाड़ी जाती है और वो देखता है कि वहां पर वो आदमी नहीं है। वो भागता हुआ उसी तरफ जाता है और वो नीचे पानी में देखता है और तभी पानी घूमना शुरू हो जाता है और वो पानी माइक को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन माइक किसी तरह से उस पानी से निकल जाता है और वो सीधा नेड के घर जाता है, उस दोस्त के घर जहां पर वो रहता है। और जब वो वॉशरूम में अपने शरीर से कीचड़ को निकाल रहा होता है तभी वो शीशे में देखता है तो वहां पर उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखता है। दरअसल ये आज से 20 साल पुराना माइक होता है। उसकी आवाज सुनकर नेड को लगता है कि घर पर कोई चोर आ गया है और वो माइक के ऊपर हमला करता है। माइक उसे कई बातें याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं माइक हूं, लेकिन नेड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है। और जब वो एक तस्वीर से उसे मारने वाला होता है तो वो रुक जाता है क्योंकि उस तस्वीर में माइक और खुद नेड की फोटो होती है और वो उस फोटो को देख के समझ जाता है कि ये लड़का जो उसके सामने जमीन पर लेटा हुआ है ये और कोई नहीं बल्कि उस वक्त का माइक है जब ये कॉलेज में थे। अब नेड माइक से पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। माइक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। नेड कहता है कि शायद ये किसी स्पिरिट गाइड ने किया है ताकि तुम अपनी जिंदगी में एक बेहतर रास्ता चुन सको। तभी माइक को उस बूढ़े आदमी का ध्यान आता है जो स्कूल में सफाई का काम करता है और जो ब्रिज के ऊपर उसे दिखा था। वो भागता हुआ स्कूल जाता है और वहां पर वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता। और तभी उसे वहां पर एक लेडी जेनिटर यानी कि सफाई करने वाली लेडी दिखती है। वो उससे उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी काम नहीं करता और मैं किसी बूढ़े आदमी को नहीं जानती। माइक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और तभी उसकी नजर बास्केटबॉल के कोर्ट पर पड़ती है जहाँ पर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने उसे वापस इसलिए भेजा ताकि वो फिर से एक बार सही शुरुआत कर सके। वो भागता हुआ अपने दोस्त नेड के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैं दोबारा से हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 1989 से कुछ भी नहीं किया। उसका दोस्त पहले आनाकानी करता है लेकिन वो अपने दोस्त को मना लेता है और नेड अपने दोस्त माइक का पिता बनकर स्कूल जाता है और वो उसका एडमिशन उसी स्कूल में करवा देता है जहां कभी माइक पढ़ा करता था, जहां पर अब माइक के बच्चे पढ़ते हैं। माइक यहां पर अपना नाम माइक से मार्क रख लेता है और जब ये स्कूल में आते हैं तो नेड स्कूल की प्रिंसिपल को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वही माइक एक बार फिर से बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बन जाता है और आज भी उसका कोच वही होता है जो आज से 20 साल पहले था। अब जब माइक टॉयलेट में होता है तो उसे वहां पर एलेक्स दिखता है जिसको टेप से किसी ने बांधकर वहां पर बिठा रखा होता है और जब माइक पूछता है कि ऐसा किसने किया तो वो बताता है कि बास्केटबॉल के प्लेयर्स ने। हालांकि उसका बेटा एलेक्स भी उस टीम का हिस्सा है लेकिन इस टीम में एक लड़का होता है जिसका नाम स्टैन होता है। वो हमेशा उसे परेशान करता है। एलेक्स माइक को बताता है कि कल वो हमारे घर पर आया था और उसने मुझे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया। इस बात से माइक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये घर पर कैसे आ गया। एलेक्स उसे बताता है कि ये मैगी का बॉयफ्रेंड है यानी कि माइक की बेटी का बॉयफ्रेंड। तभी उनकी टेबल के पास मैगी का बॉयफ्रेंड और बास्केटबॉल की टीम का कैप्टन स्टैन जो हमेशा एलेक्स को परेशान करता है वो आ जाता है और वो एक बार फिर से एलेक्स को परेशान करना शुरू कर देता है। इस बात से माइक को गुस्सा आता है और माइक पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती करता है। और अब माइक घर वापस आकर नेड को बोलता है कि मुझे स्पिरिट गाइड ने वापस बास्केटबॉल खेलने के लिए नहीं भेजा बल्कि इसलिए भेजा है ताकि मैं अपने बेटे और बेटी की हेल्प कर सकूं क्योंकि उसके बेटे को स्कूल में स्टैन परेशान करता है और साथ ही साथ उसका बेटा एक लड़की से प्यार करता है जिसे उसने आज तक कभी कुछ नहीं कहा और साथ ही मैगी स्टैन से प्यार करती है। इन दोनों का अफेयर है। जबकि अब माइक को पता है कि स्टैन एक अच्छा लड़का नहीं है, वो सिर्फ मैगी का इस्तेमाल करना चाहता है।
अब माइक और उसका बेटा एलेक्स दोनों दोस्त बन चुके हैं और एलेक्स के घर पर जाकर माइक उसे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करवाता है और माइक देखता है कि एलेक्स बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेन टीम में होना चाहिए। तभी वहां पर एलेक्स की मॉम स्कारलेट आ जाती है और जब वो माइक को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पति तुम्हारी उम्र में बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे और वो माइक का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपने पति से पूरी तरह से परेशान हो चुकी होती है, इसीलिए वो उससे डाइवोर्स ले रही होती है। अब अगले दिन माइक एक बार फिर से एलेक्स के घर यानी कि अपने घर आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से स्कारलेट से होती है। स्कारलेट उसे बताती है कि वो अपने बैकयार्ड को पूरी तरह से बदलना चाहती है। वो उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है। माइक उसकी इस काम में हेल्प करने के लिए उसे ऑफर करता है, लेकिन स्कारलेट सोचती है कि इसके पीछे उसकी कोई इंटेंशन है। वो कहती है कि तुम अभी मुझसे बहुत छोटे हो, मैं जानती हूँ कि हाई स्कूल के बच्चों के दिमाग में क्या होता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। माइक कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं और इसके बाद स्कारलेट उसकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों मिलकर पूरे बैकयार्ड को यानी कि पूरे गार्डन को पूरी तरह से बदल देते हैं। साथ ही साथ माइक यहाँ पर अपने बेटे की बास्केटबॉल में मदद करता है, वो उसे सिखाता है, जिसकी वजह से उसका मेन बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्शन हो जाता है और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वहीं अब माइक को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी स्कारलेट किसी को डेट कर रही है और इस बात से उसे बहुत दुख होता है और डेट पर जाने से पहले वो उसे डाइवोर्स पेपर देती है। वो कहते हैं कि तुम ये अपने डैड नेट को दे देना, वो माइक को दे देंगे, उन्हें कहना कि इन पेपर्स पर साइन कर दे। यहाँ पर माइक को एहसास होता है कि वो जिंदगी में कितनी बड़ी चीज खोने वाला है। अब इसी रात को माइक और एलेक्स एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसे एलेक्स पसंद करता है, जिसे वो कभी बोल नहीं पाया, लेकिन माइक उसे कॉन्फिडेंट करता है, उसे बोलता है कि जाओ उसे बोल दो। लेकिन एलेक्स वहां पर नर्वस हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं उसी पार्टी में दिखाते हैं कि मैगी अकेली बैठी होती है और माइक उसके पास जाता है और वो कहता है कि तुम स्टैन को डेट कैसे कर सकती हो। वो उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो सच है। वो कहता है कि वो साइकोपैथ है। इस बात से मैगी चिढ़ जाती है। वो कहती है कि तुम होते कौन हो, क्या तुम मेरे पिता हो, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं अगले दिन स्कूल में मैच होता है और दोनों ही टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा होता है। स्कोर होता है 64-64 और बॉल होती है माइक के हाथ में। दूर से स्टैन चिल्ला चिल्ला के बॉल मांग रहा होता है। टेक्निकली माइक को बॉल स्टैन को देनी चाहिए, लेकिन वो बॉल स्टैन को नहीं देता बल्कि अपने बेटे एलेक्स को देता है और एलेक्स नेट से दूर खड़ा होता है। उसका कोच वहां से उसे बॉल फेंकने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी एलेक्स वहां से बॉल को नेट के अंदर डालकर गोल कर देता है और इस तरह से उसकी टीम जीत जाती है। यहाँ पर वो लड़की भी होती है जिससे एलेक्स प्यार करता है। वो टीम की चीयर गर्ल होती है और ये देखकर वो एलेक्स से बहुत इम्प्रेस होती है। अब मैच के बाद जब माइक बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक जगह पर उसकी बेटी मैगी बैठकर रो रही है और जब वो उसके पास जाता है, उससे कारण पूछता है, तो वो बताती है कि उसे स्टैन ने छोड़ दिया क्योंकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मैगी ने मना कर दिया। इसी वजह से स्टैन उसे छोड़ देता है। माइक बोलता है कि जिंदगी की एक शुरुआत है, जिस तरह से सूरज उगता है उसी तरह से ढलता भी है। जिंदगी में कई लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, लेकिन एक दिन वो लड़का आएगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारी कद्र करेगा, तुम्हें प्यार करेगा। माइक की इन सभी बातों से मैगी को बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत पीस मिलता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। मैगी माइक को किस करने की कोशिश करती है, हक करने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे अपने से दूरी रखता है क्योंकि वो उसकी बेटी है। अब रात को माइक के घर में पार्टी है जहां पर स्कूल के सभी स्टूडेंट, सभी उसके दोस्त आने वाले हैं और वो मैगी को भी इनवाइट करता है और मैगी भी वहां पर आती है। वहां पर स्टैन मैगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उससे बात नहीं करना चाहती और तभी वहां पर माइक आ जाता है और माइक उसे वहां से जाने के लिए कहता है और तभी इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में स्टैन माइक को एक जोरदार पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपनी ही बेटी मैगी की गोद में लेटा होता है। मैगी उसे सिड्यूस कर रही होती है
ये सब देखकर वो एकदम चौंक जाता है और वो उसे बताता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। मैगी उसकी बात को समझ जाती है। अब जब यहाँ पर पार्टी चल रही होती है तभी यहाँ पर स्कारलेट भी आ जाती है। दरअसल उसका बेटा उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा होता। माइक अपनी पत्नी स्कारलेट को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। अब एलेक्स की भी गर्लफ्रेंड है, वही लड़की जिससे वो प्यार करता था। माइक स्कारलेट को ऊपर ले जाता है और वहां पर वो ढेर सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में वो उसे किस कर देता है। ये देखकर स्कारलेट उसे थप्पड़ मारती है और वहां से जाने लगती है। माइक उसे बताता है कि मैं कोई लड़का नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे बच्चों का पिता हूं। लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। अब जब माइक ने स्कारलेट को किस किया होता है तो उनकी बेटी मैगी ने देख लिया होता है। इस बात से मैगी को गुस्सा आता है और वो माइक को एक थप्पड़ मारती है। तभी यहाँ पर नेड भी आ जाता है। नेड दरअसल आज स्कूल की प्रिंसिपल जिसे वो बहुत पसंद करता है उसके साथ डेट पर गया होता है और उसकी डेट पूरी तरह से कामयाब होती है। लेकिन जब वो प्रिंसिपल के साथ घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके पूरे घर को स्कूल के बच्चों ने तबाह कर रखा है। वहाँ पे शोर शराबा है। ये देखकर नेड को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको जाने के लिए कहता है लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा होता। तब प्रिंसिपल चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं 3 महीने के लिए हर एक को टर्मिनेट कर दूंगी। और वहां से सबके सब चले जाते हैं और जेन यानी कि प्रिंसिपल भी नेड से नाराज होकर चली जाती है। वो कहती है इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ कभी भी डेट पर नहीं जाती। वहीं अगली सुबह दिखाते हैं कि माइक पूरी तरह से टूट चुका है। वो कहता है कि मैंने अपने परिवार को खो दिया। नेड उसे बोलता है कि तुमने सब कुछ ठीक कर दिया और अब जब तुम अपने परिवार की जिंदगी को सही ट्रैक पर ले आए तो तुम हार मान रहे हो। माइक कहता है कि शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। दरअसल आज कोर्ट में स्कारलेट और माइक के डाइवोर्स की डेट होती है। नेड और माइक वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि इन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कहा जाता है लेकिन माइक कहता है कि मैं एक लेटर पढ़ना चाहता हूं जो स्कारलेट के हस्बैंड ने यानी कि माइक ने स्कारलेट के लिए लिखा है और वो उसमें पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में वो सारी बातें लिखी होती है जो सिर्फ स्कारलेट और माइक जानते हैं। उसमें लिखा होता है कि कैसे ये दोनों पहली बार मिले और इन दोनों की बहुत ही प्रेशियस और इमोशनल बातें भी। उसमें यह भी लिखा होता है कि मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत में कुछ चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया लेकिन इससे ये सच नहीं बदल सकता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो लेटर को वहीं पर रख कर निकल जाता है। स्कारलेट जज से 1 महीने की और मोहलत मांग लेती है और जब वो लेटर को उठाती है तो उसमें सिर्फ कोर्ट का एड्रेस लिखा होता है। ये देखकर वो हैरान होती है। अब अगले दिन स्कूल में वही मैच होता है जो आज से 20 साल पहले था यानी कि स्कॉलरशिप का। और इस मैच में माइक और उसका बेटा एलेक्स भी है। अब स्कारलेट अपने बेटे का मैच देखने के लिए घर से निकल रही होती है। तभी वहां पर उसे एक लेटर और एक रिंग दिखती है। ये माइक ने रखी होती है। उसमें लिखा होता है कि जो मैंने शुरू किया है काश मैं उसे खत्म कर पाता। और वो ऐसा इसलिए लिखता है क्योंकि वो समझ चुका है कि उसके परिवार को उसकी जरूरत नहीं है। वो भी अब मूव ऑन होना चाहता है। इसीलिए वो स्कॉलरशिप के बास्केटबॉल मैच में हिस्सा ले रहा है ताकि अपनी जिंदगी को दोबारा से एक नई तरीके से शुरू कर सके। अब इस मैच में जब स्कारलेट आती है तो माइक उसे उसी तरह से फ्लाइंग किस करता है जिस तरह से वो उस टाइम किया करता था जब ये दोनों एक ही उम्र के थे। स्कारलेट अपनी बेटी को बोलती कि मुझे यहाँ पर दोबारा नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना होगा और वो वहां से चली जाती है। और ये ठीक वही सिचुएशन होती है जो 1989 में थी। और जब माइक स्कारलेट को जाते हुए देखता है तो वो बॉल अपने बेटे एलेक्स को देता है। वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है और वो अपनी पत्नी के पीछे भागता है। यहीं पर ऊपर वही बूढ़ा होता है, वही सफाई कर्मचारी होता है जिसने उसकी उम्र को रिवर्स किया है यानी कि जिसने उसे 37 से 17 साल का बनाया है। और वो माइक को बाहर जाते हुए देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसने सही फैसला किया है। अब जब माइक बाहर जाता है उसी कॉरिडोर में जहां पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो वहां पर दोबारा से वैसी हवा का भंवर बनता है जिससे वो पास्ट में गया था। और एक बार फिर से माइक 37 साल का हो जाता है। यहाँ पर स्कारलेट भी होती है। स्कारलेट कहती है कि तुम्हें दोबारा से मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। माइक कहता है कि नहीं, मैंने सही किया। मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे अच्छा फैसला किया था वो तुमसे शादी करके किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और इसके बाद स्कारलेट भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और अंत में ये दिखाया जाता है कि नेड और जेन, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल होती है, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये दोनों एक साथ हैं और साथ ही साथ माइक अपने बेटे के स्कूल में बास्केटबॉल कोच बन चुका है। और इसी के साथ इस फिल्म की, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार, अपनापन और रिश्तों की जिम्मेदारी इंसान के लिए कितनी जरूरी है। और साथ ही में ये कि जब इंसान के पास जो चीज होती है उसे उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो चीज उससे दूर जाने लगती है तो उसे उसका दुख और पछतावा होता है। इसीलिए हमें जिंदगी में हर चीज की कद्र करनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये फिल्म ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस मूवी का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $137 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।